हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। आप लोग देख रहे हैं ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की सेशन, ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है जो कि एक फुल कोर्स के फॉर्म में फॉर एजेएन यूनिवर्सिटी एग्जाम एस्पिरेंट्स ऑनगोइंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही मस्त तरीके से हम लोग अभी तक पिछले जो 16 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसके अंदर सेकंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर हमारा अभी ऑनगोइंग है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड्स। ये चैप्टर अभी आपका ऑनगोइंग है। इसका पहला हाफ पढ़ चुके हैं, सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है कल से ही, जिसमें कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायोड देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायोड में मैंने पिछली क्लास में आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया हुआ था। आज की क्लास जो है उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल ए टू लेके ए टू जेड हर चीज डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जिससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, चाहे रिपल फैक्टर्स हो, आउटपुट डीसी क्या होता है इसका, आउटपुट एसी क्या होता है, ये सारा चीज टीयूएफ हो गया, पीआईवी हो गया, ये सब कुछ आज की एक ही क्लास में इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे डिटेल में मस्त तरीके से। तो चलिए बिना देरी किए लेक्चर को करते हैं शुरू। बात कर रहे हैं हम लोग अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर। जितना थ्योरी पोर्शन हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से दिखाऊंगा, सो दैट कि एकदम लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए आपके लिए, लिखने में समय कम और समझने में समय ज्यादा। फुल वेव रेक्टिफायर, पिछली क्लास में जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि एक सिंगल डायोड का यूज किए थे हम लोग, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने यूज किया था, इनपुट एसी फीड कराया था। कंप्लीट एसी साइकिल जो वहां पे मिल रही थी उसके लिए आउटपुट में सिर्फ हाफ ऑफ द वेव वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी हमको मिल रहा था, लेकिन किससे? टोटल कंप्लीट एसी वेव से सिर्फ हाफ पोर्शन का ही कन्वर्जन हो पा रहा था। बाकी की हाफ पोर्शन ऑफ द वेव, यानी कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी इनपुट एसी की, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी बिकॉज हमारा डायोड उस कंडीशन पे रिवर्स बायस स्टेट में था। आज जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो यहां पे वो कन्वर्जन मिलेगा हमको देखते हुए। ठीक है, तो क्या सिर्फ यही होता है क्या फुल वेव रेक्टिफायर, या और भी कोई टाइप होता है? पहले हेडिंग डालते हैं फुल वेव, फटाफट से लिखते हैं रेक्टिफायर। नाम से ही समझ में आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट एसी वेव को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू डीसी। ठीक है, सो इट विल कन्वर्ट द कंप्लीट एसी इनपुट इनटू पल्सेटिंग डीसी इनटू पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। पल्सेटिंग डीसी आउटपुट रहेगी। अच्छा ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो जो मैंने आपको बोला था कि तीन टाइप के रेक्टिफायर पढ़ेंगे, एक्चुअल में मेजरली देखा जाए तो दो ही टाइप के रेक्टिफायर है, एक फुल वेव है, एक हाफ वेव है। लेकिन फुल वेव के अंदर दो कैटेगरी बनती है, जिसको मिला के टोटल तीन टाइप के रेक्टिफायर्स हो गए। कौन कौन से? एक हो गया फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखते हैं FWCTR, सेंटर टैप रेक्टिफायर। और दूसरा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। आज की क्लास डेडिकेटेडली इस टॉपिक पे है, फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के ऊपर। ठीक है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसका जो सेंटर टैप्ड कंडीशन का होगा। जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके अंदर 4 डायोड्स का यूज होगा। कल की क्लास इसके ऊपर होगी डिटेल्ड फॉर्म में। तो अभी शुरू करते हैं फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर को। सो फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर कैसा होता है? ये डायग्राम तो भाई आपके सामने है। सेंटर टैप्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसका सेकेंडरी सेंटर टैप्ड होता है। तो सेंटर टैप्ड सेकेंडरी होता है इसका, और लोड को यहीं से कनेक्ट करते हैं। दो डायोड्स का इस्तेमाल होता है। लेट दिस वन बी डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2। ऐड कर देते हैं सबसे पहले तो ये डायग्राम को आपके नोट्स में, और उसके बाद इसमें आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या यूज हुआ? सेंटर टैप्ड secondary of step down transformer
जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं स्टेप डाउन का, उसका सेकेंडरी जो है वो सेंटर टैप्ड है। ठीक है, 2 डायोड्स आर यूज्ड, 2 डायोड्स आर यूज्ड। लेट दीज डायोड्स बी D1 एंड D2। इन दोनों डायोड का नाम रख लेते हैं। लेट्स से दिस इज डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2। ये हमारा लोड है R, रेजिस्टिव लोड है। आइडियल केस में हमारे दोनों ही डायोड्स को हम लोगों ने आइडियल अज्यूम किया हुआ है। द लोड इज ऑल्सो अ रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड। यहां पर हम लोग AC इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, AC इनपुट। ठीक है, और आउटपुट में हमको ये क्या मिल रहा है, पल्सेटिंग DC, पल्सेटिंग DC आउटपुट। ये आउटपुट है। अब ये कैसे बन रहा है आउटपुट, आपको फटाफट से समझाता हूं। ठीक है, इनिशियली जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली हमको, ठीक है, सो फ्रॉम ओमेगा टी बिटवीन 0 टू पाई, क्या हो रहा है इस कंडीशन में, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, उस कंडीशन पे क्या हुआ, इस कंडीशन पर क्या दिख रहा है हमको कि मान लो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसका नाम रख लेते हैं इस बार, लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ठीक है, ताकि हमको नोटेशन बनाने में आसानी हो। इस बार A पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू B, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस रीजन में। तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, क्या दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं क्या? देखिए ये वाला डायोड जो है ना, इसमें ये P रीजन है, ये N रीजन है। P साइड पे पॉजिटिव है, N पे नेगेटिव है। इधर क्या हो रहा है, P पे नेगेटिव है, N पे पॉजिटिव है ना। तो आपको यहाँ पे नोटेशन देख के ही समझ में आ जाएगा, पोलैरिटी देख के समझ में आ जाएगी कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस स्टेट पर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में डायोड D1 जो है वो मुझको पॉजिटिव दिखता है। डायोड D1 क्या दिखता है, पॉजिटिव दिखता है। ठीक है, और डायोड D2 रिवर्स बायस कंडीशन पे होता हुआ दिख रहा है। तो इस ग्राफ के हिसाब से D1 कंडक्ट कर रहा है और D2 नहीं कंडक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, तो आप लिखेंगे यहां पे D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज इन द रिवर्स बायस स्टेट। अब अगर D2 रिवर्स बायस स्टेट में है तो क्या होगा, D2 बिल्कुल नहीं कंडक्ट करेगा, डेड हो गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन समझ लो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो सेंटर टैप की जो सप्लाई आउटपुट है ये पूरी किसको मिलेगी, लोड को मिलेगी। तो लोड के लिए जो सप्लाई कंडक्शन होगा वो D1 के थ्रू होगा। ठीक है, सिमिलरली जब सेकंड कंडीशन होगी कि जब मेरा ओमेगा टी पाई से लेके 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में है। अब क्या होगा, जब सेकेंड हाफ ऑफ द एसी सप्लाई मिलती है तो उस कंडीशन में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। इस बार बी पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ऐसी पोलैरिटी बनेगी D1 पे और ऐसी पोलैरिटी बनेगी D2 पर। तो देख के क्या समझ में आ रहा है कि सर इस बार तो D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में जा रहा है, D1 रिवर्स बायस में जा रहा है। बिल्कुल सही। सो लिखेंगे इन दिस केस at this condition. So in this case D2 is operating in forward bias whereas D1 is operating in the reverse bias zone. तो ये अब किस जोन में चला जाएगा, ब्लॉकिंग रीजन में चला जाएगा और ये कंडक्टिंग रीजन में आ जाएगा। फिर से पूरी की पूरी सप्लाई हमको रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा कंडक्शन D2 के थ्रू हो रहा है। तो मतलब हमारी सेकेंड हाफ ऑफ द वेव वेस्ट नहीं हुई। तो ओवरऑल इसीलिए जब इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। देखिए, तो अगर ये हमारी एसी वेव थी और इसके पीरियड्स को हम लोग 0 पाई एंड 2 पाई से डिनोट करते हैं एट दिस ओमेगा टी लाइन, लेट्स से दिस इज वोल्टेज V। तो इसका अगर मैं कन्वर्टेड आउटपुट देखूं ना कि बाहर आउटपुट में क्या निकल के आ रहा है, तो देखिएगा यहां पे फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल जो है वो तो कन्वर्ट हो ही रही है लाइक दिस। सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल जो पिछले केस में हाफ वेव रेक्टिफायर केस में नहीं कन्वर्ट होती थी, उस वो भी आउटपुट में इस बार कंट्रीब्यूट कर रही है। उसके फॉर्म में भी आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज T एंड दिस इज V आउट या VDC बोल सकते हो आप इसको। लेकिन क्या ये DC अभी कांस्टेंट है? नहीं है ना, अभी भी पल्सेशन है इसमें। तो आप इसको बोलोगे पल्सेटिंग DC आउटपुट, पल्सेटिंग DC
आउटपुट। तो इसका मतलब सर यहाँ फिर से फिल्टर की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें एफिशिएंसी वगैरह कुछ इंक्रीज हुई होगी, या टीयूएफ ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन बढ़ा होगा, या पीक इनवर्स वोल्टेज में कुछ चेंजेस आया होगा? बिल्कुल आया होगा। हाफ वेव के कंपैरिजन में बहुत कुछ बेटर हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, इनपुट एसी वेव। ठीक है, तो ये हमको आउटपुट समझ में आ रहा है, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट इससे निकल के मिल रहा है। ठीक है सर, डन। किस समय कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है बता सकते हैं क्या सर? हाँ जी बिल्कुल। देखिए 0 से पाई वाले ड्यूरेशन में D1 फॉरवर्ड बायस पे, और पाई से 2 पाई में D2 इज इन फॉरवर्ड बायस रीजन। दूसरा वाला डायोड नॉन कंडक्टिंग जोन में चला गया। चलो ठीक है, तो कौन सा डायोड कब कंडक्ट कर रहा है वो तो हमको यहां से समझ में आ गया। दो हाफ वाइंडिंग है यहाँ पे, इसमें क्या सीन हो रहा है? दो हाफ वाइंडिंग है और इनका आउटपुट एक दूसरे से 180 डिग्री फेस शिफ्टेड है। ध्यान रखिएगा, इनका आउटपुट जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री फेस शिफ्टेड है। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरी पूरी नेगेटिव आपको दिखाई देगी। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सेंटर टैप्ड है, तो ये दो अलग अलग पोर्शन के फॉर्म में कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से भी आपको वीएम साइन ओमेगा टी मिल रहा है, यहां से भी वीएम साइन ओमेगा टी मिल रहा है। तो आगे चल के एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आएगा वो हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। डेरिवेशन कराऊंगा मैं प्रॉपर बहुत अच्छे वे में आपको इसका। ठीक है, चलिए अब यहां से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का इतना पोर्शन तक बड़ा सिंपल है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया कि सेंटर टैप्ड हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग पढ़ रहे हैं, और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। दो डायोड यूज कर रहे हैं एट अ टाइम। एक डायोड जो है हमारा फंक्शनल है, फॉरवर्ड बायस में है, दूसरा डायोड उसी समय रिवर्स बायस पे होता है। सेकंड हाफ साइकिल के लिए दूसरा वाला कंडक्ट करता है और पहला वाला जो है वो नॉन कंडक्टिंग जोन में चला जाता है। तो ये तो सिंपल है, एक दूसरे से 180 डिग्री फेस शिफ्टेड है। इसका मतलब जब ए पॉजिटिव होगा तो बी उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा सेंटर टैप्ड है तो दोनों तरफ इंडिपेंडेंटली वो सप्लाई प्रोवाइड करेगा। इस बार मैक्सिमम वोल्टेज सिर्फ वीएम नहीं होगी, 2 टाइम्स ऑफ वीएम हो जाएगी। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज, खैर उस पे आएंगे। अब फिलहाल बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। यहीं से मेन खेल शुरू होता है, एग्जाम में जो पोर्शंस आते हैं वो यहां से आते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि डिस्क्राइब द फुल वेव रेक्टिफायर विथ कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेल लेबल्ड डायग्राम। 7 मार्क्स, 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, इस कैटेगरी में पूछता है आपको। ठीक है, 5 मार्क्स में अगर पूछेगा तो सिर्फ इतना लिखेगा कि डिस्क्राइब फुल वेव रेक्टिफायर, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एफिशिएंसी एंड टीयूएफ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, या एफिशिएंसी एंड पीआईवी वगैरह, इस टाइप का चीज पूछेगा। ठीक है, अगर सारे कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो 7 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं होगा उस केस में। ठीक है, और सर कॉम्पिटिटिव में कैसा पूछता है? कॉम्पिटिटिव पेपर में ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको बताऊंगा इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक के पोर्शन से। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है सर आज? टोटल आज 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है हमको, 7 से ज्यादा ही है। एडिशनली मैं आपको डीसी पोटेंशियल की इसमें कितना होता है वो बताऊंगा, है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो कैसे निकालते हैं वो सारा चीज बताऊंगा। तो मोर देन 7 है, बट ओवरऑल देखा जाए तो 7 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग स्टडी करेंगे। रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, एफिशिएंसी, पीआईवी, टीयूएफ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एंड फिल्टर। फिल्टर को अलग क्लास में आपको बताऊंगा, फिल्टर आज नहीं बताऊंगा मैं आपको। बस इतना जान लीजिए कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्यों यहाँ रिक्वायर्ड है, उसका रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है, कि आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग आउटपुट है। आप फटाफट से एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं फ्रॉम द रिपल फैक्टर। चलिए, फर्स्ट रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का केस है। थ्योरी आपके पास है, आपने कल की क्लास में अगर हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिपल फैक्टर मैंने डिफाइन करा के आपको बताया। रिपल फैक्टर क्या चीज है? जो भी अनवांटेड एसी कंपोनेंट हमारी आउटपुट डीसी वेव के अंदर प्रेजेंट है दैट इज रिपल। और रिपल फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ इनपुट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डीसी वोल्टेज ऑफ आउटपुट। तो पहले काम करते हैं, डीसी वोल्टेज आउटपुट और आरएमएस एसी इनपुट इनको समझ लेते हैं। तो इसको इससे शुरुआत करेंगे, आज रिपल से शुरुआत नहीं करेंगे, इसको बाद में ऐड करूंगा मैं आपके नोट्स में। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले ऐड करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। यहां पे हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, इंस्टेंटेनियस आउटपुट। इंस्टेंटेनियस आउटपुट क्या मिलता है हमको? देखिए, इंस्टेंटेनियस आउटपुट मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो क्या कंडक्ट करके आउटपुट हमको दे रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का एक हाफ
each half of transformer secondary is providing the output of V of t is equals to Vm sin omega t with frequency equal to f. सो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, आज फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक यहीं पे बता रहा हूं आपको, तो अलग से पॉइंट नहीं है. ओवरऑल फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ एफ. तो मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस बार? 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी. एफ इन लिख देता हूं मैं, ठीक है. एफ इन क्या है? एफ इन इज इनपुट फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इस बार जो आउटपुट एसी निकल के आ रहा है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से, उसकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी रहेगी. ठीक है. साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी जो है फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का 2 टाइम्स ऑफ एफ होता है. ठीक, फर्स्ट थिंग. चलिए डन. तो इंस्टेंटेनियस आउटपुट में हमको समझ में आ गया वोल्टेज जो ये प्रोवाइड कर रहा है. अब आउटपुट डीसी वोल्टेज कितना मिल रहा है हमको? सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट या एवरेज आउटपुट भी आप इसको बोल सकते हो, डीसी या एवरेज वोल्टेज, जिसको कि हम लोग VDC से डिनोट करेंगे. कई जगह पे डेरिवेशन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए शुरुआत में इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. ठीक है. आउटपुट या एवरेज डीसी वोल्टेज. VDC कैसे निकालते हैं हम लोग? सिंस वी नो दैट VDC कैलकुलेट करने के लिए या एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, जो भी टाइम होगा, और V नॉट ऑफ t इंटू dt. एक्सप्रेशन तो ऐसा ही बनता है इसका. ठीक है. जो भी हमारा V नॉट ऑफ t है, V नॉट ऑफ t क्या है यहाँ पे? Vm साइन ओमेगा t हमारे पास है. अच्छा ठीक है, तो पुट करते हैं. t क्या है यहाँ पे? t इज 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम पीरियड. ठीक है. 2 पाई अपॉन ओमेगा, और V नॉट ऑफ t है, यानी कि Vm साइन ओमेगा t रहेगा. तो हमारा थीटा जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा और कुछ नहीं, ओमेगा टी ही रहेगा. ठीक है. सो डी थीटा जब मैं लिखूंगा तो उसका मतलब डी ओमेगा टी होगा. ये सब आपके याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं. ठीक है. ये सभी एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करेंगे. ये पूरा जो डेरिवेशन है किस कंडीशन के लिए? इस पूरे डेरिवेशन में ये अज्यूम करना है कि दोनों ही डायोड्स आइडियल डायोड्स हैं. रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव लोड जो है वो कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने, और सब पूरा सब सर्किट जो है वो अपने आइडियल कंडीशन पर वर्क कर रहा है. ठीक है. चलिए एक्सप्रेशन यहां पे पुट करते हैं. तो नाउ वी विल गेट VDC इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फॉर टाइम पीरियड कितना है? 0 से पूरा 2 पाई तक का है वेव है. ठीक है. और V नॉट ऑफ t क्या है? Vm साइन थीटा लिख लो आप, क्योंकि थीटा का मतलब ओमेगा टी ही है. साइन थीटा इंटू डी थीटा. ठीक है. अच्छा, अब हमको पता है, देखो Vm को बाहर निकाल लीजिए. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ साइन थीटा कल की क्लास में किए थे हम लोग. एक्सप्रेशन क्या आ रहा था वहां से? एक्सप्रेशन वहां से आ रहा था सर उसका 0 से पाई का ना, इसका एक्सप्रेशन आ रहा था 2. दोबारा से करने की नीड नहीं है. साइन थीटा डी थीटा इज 2. ये हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि हाफ वेव का रेक्टिफायर का हम लोगों ने बनाया हुआ ऑलरेडी डेरिवेशन. तो अब ये सब दोबारा करने की जरूरत नहीं. अब इतने में टाइम बच जाएगा आपका. ठीक है. ये एक्सप्रेशन है मेरे पास. तो 2 पाई का क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यही एक्सप्रेशन डबल हो जाएगा. जस्ट ये एक्सप्रेशन डबल हो जाएगा, मतलब इंटू 2 कर दोगे, दैट इज 4 हो जाएगा. अच्छा, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई ऑफ साइन थीटा डी थीटा विल बी 4. डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं. ठीक है. सो देयरफॉर नाउ द एक्सप्रेशन फॉर VDC विल बिकम इक्वल टू, देखो Vm बाहर आ गया, और क्या एक्सप्रेशन था हमारे पास? ओमेगा अपॉन 2 पाई था. इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ डी थीटा अपॉन ओमेगा भी लिखना होगा आपको, डी थीटा अपॉन ओमेगा के फॉर्म में. तो ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, मैं शो नहीं कर रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है. तो मेरे पास बचेगा यहां पे Vm अपॉन 2 पाई
Vm अपॉन 2 पाई, इस एक्सप्रेशन से क्या बच रहा है, इंटू 4 कैंसिल आउट कर लीजिए, तो यहां बचेगा 2Vm डिवाइडेड बाय पाई। किसकी वैल्यू, VDC की वैल्यू कितनी आई, 2Vm अपॉन पाई। अच्छा, ऑल्सो IDC की वैल्यू कितनी आएगी, आई एवरेज, ये हो जाएगा सर 2Im अपॉन पाई। ठीक है, डन। और VDC कितना लिखे हम लोग, दैट इज 2Vm डिवाइडेड बाय पाई। सब स्टेप बाय स्टेप देखते जाएगा, इजीली समझ में आएगा आपको हर चीज। तो जहां IDC यूज करना होगा मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा, और दूसरी जगह पे ये वैल्यू। अच्छा, कई बार मुझे IDC को ना VM के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो IDC को एक स्टेप और लिख लो। देखो IM क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ साइकिल विल बी VM बाई R, रेजिस्टिव लोड है तो VM बाई R ही होगा। पुट कर देता हूं यहाँ पे, सो देयरफॉर IDC कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ VM बाई पाई R। ये भी एक्सप्रेशन है जो कि वैलिड है। ठीक है, तो IDC के लिए हम लोग इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं 2Vm अपॉन पाई इंटू R, क्योंकि VM के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलो ठीक है, तो ये वैल्यू समझ में आ गई हमको। तो हम लोग अगर सपोज कर लीजिए, अच्छा ये सब कुछ ना आइडियल कंडीशन पे चल रहा है। मान लो कभी क्वेश्चन में, ज्यादातर गेट और एसी में ऐसा होता है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि डायोड की ड्रॉप को भी कंसिडर करना है। आप बताइए एक्सप्रेशन क्या होगा अगर डायोड ड्रॉप को कंसिडर करोगे ना। लिख देता हूं मैं, दिस इज फॉर, so this is for ideal condition, full wave center tapped rectifier। लेकिन but if we consider for practical condition, ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल कंडीशन में ना डायोड की ड्रॉप को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। देन डायोड ड्रॉप या डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप VD इज ऑल्सो टेकन। अच्छा, यही चीज ना PIV को भी अफेक्ट करती है। ज्यादातर AEJ के एग्जाम में इसको लेके कंफ्यूजन हुआ है, और क्वेश्चन में दिया होता है अलग से कि आपको प्रैक्टिकल कंडीशन कंसीडर करना है। तब कैसे कंसीडर करोगे, so then VM will become VM minus VD। जहां जहां पे भी एक्सप्रेशन में VM लिख रहे होगे वहां पे VM माइनस VD लिख लीजिएगा। फिर उस कंडीशन में डायोड की ड्रॉप आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सो देयरफॉर अगर VDC का एक्सप्रेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे आप, यहां पे क्या था 2Vm अपॉन पाई था ना, अब हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VM माइनस VD अपॉन पाई, और कुछ नहीं। जहां जहां पे भी जिस भी एक्सप्रेशन में आपका VM आ रहा था वहां पे 2Vm माइनस VD अपॉन पाई की कंडीशन, मतलब VM माइनस VD लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन है। सो फॉर प्रैक्टिकल केस, तो जहां आपको क्वेश्चन में बोलेगा प्रैक्टिकल केस लेना है वहां पे आपका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अदर देन दैट बाय डिफॉल्ट जहां कुछ नहीं बोला है वहां एक्सप्रेशन आपका यही रहेगा। VDC के लिए 2Vm अपॉन पाई ही लिखोगे आप, IDC के लिए भी इस तरीके से एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए 2 चीजें फाइंड कर ली हम लोग, इंस्टेंटेनियस पता चल गया, DC आउटपुट क्या निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू पता चल गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, RMS वैल्यू। RMS वैल्यू इनपुट होगा कि आउटपुट होगा, जल्दी बताइए। RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट, किसका आउटपुट, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी की बात हो रही है यहां पे। अच्छा, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट, सर ये कैसे पता चलेगा, इस बार क्या होगा, चलिए VRMS लिख लेते हैं। VRMS के बारे में हम लोग जानते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज 1/2 पाई इंटीग्रेशन। अब कंप्लीट साइकिल की बात होगी तो 0 से 2 पाई VM साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। यही जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है ना हमारे पास RMS निकालने के लिए। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका एक्सप्रेशन पहले भी निकाले हुए हम लोग। इसका एक्सप्रेशन हमको पता है ऑलरेडी कि कितना होता है। क्या एक्सप्रेशन होता है इसका, एक्सप्रेशन पाई निकल के आता है क्या। दिस एक्सप्रेशन इज
पाई। ये ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है SWR के कंडीशन पे, ठीक है। इसको आप चाहो तो अभी दोबारा से कर सकते हो कि भाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको पहले कन्वर्ट, इसको वो कर लिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इंटीग्रेट किया, साइन 2 थीटा बाई 2 आ गया, और 1 जो है उसके जगह पे जो थीटा की वैल्यू यानी कि एक बार 2 पाई पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो वहां पे 2 पाई का एक्सप्रेशन बचेगा, नीचे पाई, सॉरी 2, नीचे 2 बचा, कैंसिल आउट हो गया दोनों, और कॉस स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2 था, तो साइन 2 थीटा में आप 2 पाई पुट करिए या 0 पुट करिए, इन बोथ द केसेस इट विल बिकम 0, तो अल्टीमेटली आपके पास पाई ही बचेगा यहाँ पे। ये तरीका था, कल की क्लास में किए हुए हम लोग इसको ऑलरेडी। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, तो इस एक्सप्रेशन पे अगर डायरेक्टली मैं ये वैल्यू पुट करूं तो वी विल गेट देयरफॉर Vrms इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू Vm स्क्वायर था, तो मैं Vm को बाहर निकाल लेता हूं, और अंडर रूट एक्सप्रेशन में क्या बच रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन से तो सर पाई ही बच रहा है ना, अंडर रूट पाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, डन। तो Vm स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, अच्छा ये पूरा रूट के अंदर था ना, सॉरी, एक एक्सप्रेशन सुधार लीजिएगा भाई, मैं सोचूं कि एक्सप्रेशन गलत कहां से हो रहा है। देखिए इस एक्सप्रेशन में एक गलती हुई है, ये पूरा ही रूट के अंदर रहता है ना, दिस होल थिंग इज इनसाइड द रूट, 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ Vm साइन थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। हाँ ठीक, अभी एक्सप्रेशन आपका करेक्ट है। तो Vrms का एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए Vrms का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सब कुछ रूट के अंदर ही चलेगा, फिर 1/2 पाई Vm पाई, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बचेगा, पाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास एक्सप्रेशन बचा Vm बाय √2, Vm स्क्वायर था, रूट से बाहर निकाले Vm डिवाइडेड बाई ये वाला √2 बच जाएगा, पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो चुका है। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या मिला हमारे पास, देयरफॉर वी कैन से कि Vrms का एक्सप्रेशन तो मिल गया सर Vm बाई √2, ये तो वही है जो बेसिक साइनसॉइडल एसी का आउटपुट निकल के आता है RMS, हाँ जी बिल्कुल, IRMS भी लिख सकते हो आप, IRMS विल बी Im बाई √2। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, इसको और कैसे लिख सकते हैं IRMS को, आप IRMS को ऐसा भी लिख सकते हो, IRMS इज, देखिए IM है ना, तो IM की जगह पे आप लिखोगे Vm बाई R इंटू √2, ऐसा भी लिख सकते हो, मोस्टली Vm के फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं इसी वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास RMS वैल्यू आ गई, ठीक है, तो Vm बाई √2 टाइम्स ऑफ R, ठीक। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या रहेगी वो भी, अब यहां से एक्चुअल खेल शुरू होगा, एफिशिएंसी बताने का, रिपल फैक्टर बताने का, TOF बताने का, क्योंकि आप क्या है ना, मेन चीजें हम लोग पहले ही फाइंड कर लिए, इसी को बार बार डिराइव करने में समय लगता है, तो ये सब पहले ही हो गया। अब शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से, पॉइंट नंबर 4। अब बात करते हैं अबाउट एफिशिएंसी। कल हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी निकाला था, आपने देखा 40% के आसपास की एफिशिएंसी मिली थी। इसकी एफिशिएंसी में देखते हैं क्या चेंजेस आता है। अब हमको पता है कि एफिशिएंसी ईटा इज डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर इनपुट, यही लिखते हैं। अच्छा, पीडीसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वीडीसी इंटू आईडीसी, पावर इज इक्वल टू वीआई या आई स्क्वायर आर, जैसे भी आप लिखना चाहो। वीडीसी क्या निकालें अभी, देखिए वीडीसी का एक्सप्रेशन इसलिए पहले ही बना चुके थे हम लोग, ये देखिए यहां पे वीडीसी की वैल्यू क्या आई थी, 2Vm अपॉन पाई। ओके सर ठीक है, 2Vm अपॉन पाई। और आईडीसी क्या आई सर, ये देख लो, आईडीसी को भी Vm के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिए आईडीसी क्या आया था, 2Vm अपॉन पाई आर। क्या एक्सप्रेशन बन गया, इससे एक्सप्रेशन बना 2 to the 4 Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर। दिस इज व्हाट, दिस इज पी डीसी, डीसी पावर आउटपुट का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब देखो इजी हो गया ना, यहीं की यहीं सारी डेटा आपको जल्दी जल्दी मिल जा रही है। 4Vm स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर। नाउ व्हाट अबाउट पी एसी, एसी पावर इनपुट क्या है, पी एसी कैसे फाइंड करूं मैं, चलो इसका एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं हम लोग कि Vrms
इंटू आई आर एम एस। ये आपको लगता है कि आई स्क्वायर आर करके निकालना है, वैसे भी बना लो, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो आप। चलो इसको इस तरीके से बनाता हूँ, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, इससे भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब तो सब चीज़ की वैल्यू है ना हम लोग के पास, बन जाएगा। चलिए इसी से बनाते हैं। हमको पता है आई आर एम एस जो है वो क्या आया, आई एम बाई रूट टू आया, ठीक है। देयरफॉर पी ए सी का एक्सप्रेशन आ जाएगा आई एम स्क्वायर बाई टू इंटू आर। अब आई एम क्या होता है, आई एम होता है सर वी एम बाई आर, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर बाई टू इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, आर और आर कैंसिल आउट हुआ, ये बचा वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। क्या आया, पी ए सी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पी ए सी। कितना आ गया, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, अच्छा स्क्वायर था ना तो आर भी बचेगा, ओके, वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, डन। अब एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं, चलिए लिखते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर इनपुट। दोनों की वैल्यू आ चुकी है, देखिए डीसी पावर आउटपुट है 4 वी एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर, तो हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाइड विथ एसी पावर आउटपुट। एसी पावर आउटपुट कितना आया, वी एम स्क्वायर अपॉन टू आर, टू आर डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर। जितना कैंसिल आउट होता है कर दीजिए, 4 इंटू टू 8 हो गया, आर और आर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहां पे बचा 8 डिवाइडेड बाई आर कैंसिल आउट हो गया, पाई स्क्वायर बचा। अब 8 अपॉन पाई स्क्वायर को आप सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे वैल्यू याद है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इट इज नियरली 0.816, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी इज 81.6%। गजब हो गया ये तो। हाफ वेव का कितना था, 40 पॉइंट समथिंग था ना, 40 पॉइंट के आसपास था, 81.16 लिखो, है ना, 8116 ऐसा, 81.16 के आसपास की एफिशिएंसी है। तो ये थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर की, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है, बट इतनी एफिशिएंसी तो है, हाफ वेव से तो बहुत अच्छी है। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, कौन सा, सेंटर टैप, तो फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, ठीक है, ठीक है। आइडियल कंडीशन है, रेजिस्टिव लोड को फीड कर रहा है, ओके। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, हाँ जी, एजेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। वैसे लास्ट में समरी दिखाऊंगा, समरी में सब लिखा रहेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और क्या बताना है सर, नेक्स्ट में बताना है रिपल फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपल फैक्टर। कौन सा नंबर का पॉइंट है, मैं नंबर भूल जाता हूं, चलो जो भी नंबर का पॉइंट होगा, शायद मुझे लगता है 5th नंबर पे होगा, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, अब देखिए यहां पे जो थ्योरी है, अब इसको यूज करिए। रिपल फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि रिपल अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ एसी जो है, जो हमारे वेव के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिपल फैक्टर निकालते कैसे, रेशियो ऑफ इनपुट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट का इनपुट आरएमएस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द डीसी वोल्टेज ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट डीसी वोल्टेज तो निकाल चुके हैं पहले ही, इनपुट कंपोनेंट जो है इसको फाइंड आउट करना है। मैं इस बार आपको करंट के फॉर्म में सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ करंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वोल्टेज के फॉर्म में डिराइव करिए, करंट के फॉर्म में डिराइव करिए। कई बार बुक्स में अलग अलग देख के बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर इस किताब में तो करंट के फॉर्म में किया, दूसरे में तो वोल्टेज में दिया था, सही कौन सा है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों से रेशियो की वैल्यू सेम आएगी। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं, जो कल मैंने क्लास में आपको ये पूरा वैल्यू तक पहुंचाया था कि कैसे आता है। तो हमको पता है कि आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई डी सी का स्क्वायर -1 के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन को। ये रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन था हमारे पास, ठीक है। इसको वोल्टेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करोगे सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। आई आर एम एस क्या है, आई एम बाई रूट टू है सर। अच्छा, आई एम बाई रूट टू को वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं।
आई डी सी क्या है, 2im अपॉन पाई है, पुट कर देते हैं यहाँ पे। देयरफॉर वी विल गेट गामा इज इक्वल टू, यानी रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखिए रूट 2 का स्क्वायर हुआ तो 2 बन गया। डीसी के केस में क्या लिखेंगे, इनटू पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ im। पाई का स्क्वायर हो जाएगा क्या, हाँ जी, और 2 टाइम्स ऑफ im का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ im स्क्वायर। ठीक है, होल थिंग -1, ये एक्सप्रेशन है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, im स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा पाई स्क्वायर, नीचे बचा 4 2 ज़ा 8। सो वी विल गेट गामा इज इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 8 -1। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, एक्सप्रेशन देखते जाइए, पूरा एक्सप्रेशन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये डेटा आपको कितना देगा, 0.483 का डेटा है, 0.483 का डेटा है। नियरली इतनी ही वैल्यू मिलेगी रिपल फैक्टर की, किसके लिए, फॉर अ फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। इसके लिए रिपल फैक्टर पूछेगा 0.483, यानी कि 48.3% का रिपल वहां पे अवेलेबल है वेव के अंदर। हाफ वेव में कितना था सर, हाफ वेव में 1.21 के आसपास की वैल्यू थी। हाफ वेव के लिए कितना था, HWR में, हाफ वेव रेक्टिफायर में ये नियरली था 1.21। अब बोलिए ज्यादा अच्छा किसमें है, ज्यादा अच्छा इसमें है या पहले वाले में, भाई फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादा अच्छा है ना। रिपल शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जितना कम रिपल होगा इसका मतलब आउटपुट आपकी उतनी प्योर फॉर्म में, उतना कम फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है वहां पे। ठीक है, इसीलिए रिपल फैक्टर की वैल्यू जिसकी कम है उतना अच्छा फिल्टर्ड आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, डन। तो ये मच बेटर है, इसको भी टिक कर लीजिएगा, काम की चीज है ये। नेक्स्ट उसके बाद और क्या पढ़ना है, और हमको नेक्स्ट पढ़ना है, देखते हैं इसमें और क्या क्या था, पीआईवी भी था ना। अच्छा, फॉर्म फैक्टर तो मैंने आपको बताया नहीं, चलो ठीक है, फॉर्म फैक्टर बता देता हूं। फॉर्म फैक्टर किसको बोलते हैं हम लोग, किसी के लिए भी अगर फॉर्म फैक्टर बताना है तो रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज या करंट टू द एवरेज ऑफ डीसी वोल्टेज आउटपुट और करंट। आउटपुट मतलब ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, दैट विल बी योर फॉर्म फैक्टर। तो आरएमएस डिवाइडेड बाई एवरेज या डीसी, यही होगा फॉर्म फैक्टर। चलो लिख देते हैं यहीं पर शॉर्ट सा एक पॉइंट बना के, पॉइंट नंबर 6, फॉर्म फैक्टर। तो हमको पता है फॉर्म फैक्टर का एक्सप्रेशन बनता है, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई डी सी। मान लो करंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, ऐसे ही लिखूंगा, या वी आर एम एस अपॉन वी डी सी। अच्छा, वी आर एम एस अपॉन वी डी सी भी लिख सकते हो आप, दोनों की वैल्यू मेरे पास पता है इसलिए मैं डायरेक्टली पुट करूंगा। वी आर एम एस क्या है, वी एम बाई रूट 2 है, और वी डी सी क्या है मेरे पास, डीसी पोटेंशियल जो है वो कितना निकला यहां से, देखिए देखिए देखिए, वी डी सी हम लोग यहां कहीं पे फाइंड किए, 2Vm अपॉन पाई लिखे हैं क्या, देखो VDC ये है 2Vm डिवाइडेड बाई पाई है सर। अच्छा ठीक है, पुट करें, पाई अपॉन 2Vm, Vm कैंसिल, पाई अपॉन 2 रूट 2 बचा। सो वी विल गेट फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैसे मेरे पास ये सॉल्व्ड फॉर्म में होगा, 1.11 ही आएगा, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं वैसे तो। ठीक है, क्या था ये, पाई डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू मैं एक्चुअल में भूल गया हूं कि एग्जैक्ट कितना था, जितना मुझे याद आ रहा है 1.11 था, डाउट क्यों रखना, डायरेक्टली लिख लेते हैं। हाँ जी वही आ रहा है 1.110, 1.11 है ना, एसी के केस में भी वही आता है साइनसॉइडल वेव का। तो इसका मतलब एक फुल वेव रेक्टिफायर के केस में फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 आती है। वो पहले वाले की कितनी थी सर, हाफ वेव की, HWR की ना वैल्यू थी 1.57 की वैल्यू याद आ रही है मुझे, मैंने लिखवाया होगा आप कॉपी में, एक बार चेक करिएगा, तो वो डिफरेंट थी इससे। ठीक है, सो दिस इज फॉर्म फैक्टर, ये पता चल गया हम लोगों को। और क्या है एक्सप्रेशन, और क्या क्या सीखना है हमको इसमें, कैरेक्टरिस्टिक में और क्या है भाई, एफिशिएंसी निकाल लिए, हो गया एफिशिएंसी का पोर्शन। पीआईवी
हाँ, PIV का क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर के केस में पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है? ये नहीं होता, ये हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है। हाफ वेव में पढ़े थे ना कि उसको देखिए, पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है? जब भी कोई डायोड रिवर्स बायस कंडीशन पे है इस रेक्टिफायर के अंदर, जब वो रिवर्स बायस को फेस कर रहा है, तो वो कितनी लेवल की रिवर्स बायस या किस मैग्नीट्यूड तक का रिवर्स बायस वोल्टेज फेस कर सकता है विदाउट गेटिंग डैमेज्ड। ठीक है, ये स्ट्रेस ऑफ डायोड को शो करता है। डायोड स्ट्रेस को शो करने का तरीका है जो PIV के फॉर्म में हम लोग समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, यहीं पे PIV में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। पॉइंट नंबर 7 पे आ गए हम लोग। PIV है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज। मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं उसका, क्योंकि कल की क्लास अगर आप देखे होंगे तो थ्योरी आपको क्लियर हो चुकी होगी अभी तक, तो थ्योरी सेम ही रहती है। बस मेन जो चीजें वो आपको लिखवाऊंगा और डेरिवेशन का पोर्शन करवा देता हूं फटाफट से। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या बोलता है? ये बोलता है आपको कि मैक्सिमम स्ट्रेस इट शोज, ये थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा इसलिए इसको लिखवा देता हूं मैं। इट शोज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन D2 जब वो ब्लॉकिंग मोड में होगा, when D1 is conducting and vice versa, कि अगली बार जब D2 कंडक्ट कर रहा होगा तो D1 के ऊपर कितना मैक्सिमम लोड आएगा। ठीक है, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो इसको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको पता है कि जब A पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो B पे पोटेंशियल नेगेटिव होता है। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है वहां पे। ठीक है, सिंस A and B points are 180 डिग्री फेज शिफ्टेड, 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है ये दोनों पॉइंट्स, ये तो बात हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब जब A पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा उस समय B पे नेगेटिव पोटेंशियल होना तय है। तो यहां पर ये डायोड जब VM फेस कर रहा होगा तो ये डायोड -VM देख रहा होगा। ये पॉजिटिव में कंडक्ट कर रहा होगा तो ये यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में -VM तक रिवर्स हो रहा होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन पे अगर B के कंडीशन पे मैं देखूं तो मुझे दिखेगा कि रिवर्स बायस वोल्टेज कितना आ रहा है। रिवर्स बायस वोल्टेज इज वोल्टेज एट कैथोड माइनस वोल्टेज एट एनोड, यही एक्सप्रेशन लिखूंगा। अब कैथोड पे कितना वोल्टेज है? VM, माइनस एनोड पे कितना वोल्टेज है? -VM का वोल्टेज लेना पड़ रहा है सर इसको तो। अच्छा, सॉल्व कर लीजिए। तो रिवर्स बायस वोल्टेज जो इसको झेलना पड़ेगा दैट विल बी माइनस माइनस प्लस हो गया, इट हैज बिकम 2 टाइम्स ऑफ VM। ये बहुत काम की बात है यार। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ VM वोल्टेज था जो उसको झेलना होता था, यहां पर PIV जो है दैट इज 2 VM, नॉट जस्ट VM। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस केस में पीक इनवर्स वोल्टेज इज 2 टाइम्स ऑफ VM। HWR में कितना था? हाफ वेव रेक्टिफायर में VM था केवल। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये चीज। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूं। यूनिवर्सिटी में आप ये लिख के आ जाओगे, ऐसे सॉल्व करके बता देना, सफिशिएंट रहेगा। जो थ्योरी मैंने बोला उसको लिख दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में ट्रैप करने के लिए ऐसे पूछेगा कि बताओ अगर हमको डायोड सेलेक्ट करना है इसके लिए, या सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से, सेफ्टी मार्जिन के हिसाब से हमको PIV कितना रखना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसको मैं अलग से सेपरेटली एक लाइन करके लिखवा देता हूं, इंक्लूडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्लूडिंग द सेफ्टी मार्जिन। आपको ऑप्शन में दे देगा स्लाइटली ग्रेटर देन VM, 2 VM या 2 VM प्लस सेफ्टी मार्जिन, इस टाइप से चीजें लिख के देगा। बट एक्चुअल में आपको क्या लिखना है वो मैं बताता हूं। ठीक है, इंक्लूडिंग द सेफ्टी मार्जिन वी विल राइट या वी विल कंसिडर, वहां आप जो डायोड सेलेक्ट करोगे ना वो कैसा होगा पता है? PIV of diode
शुड बी ग्रेटर देन और नियरली इक्वल टू, क्या क्या होना चाहिए इसके में, ये 2 टाइम्स ऑफ Vm प्लस जो डायोड की वोल्टेज ड्रॉप है उस वोल्टेज को भी ये बेयर कर सके, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उससे ग्रेटर होनी चाहिए पीआईवी, उसके बराबर भी हो सकती है बट ग्रेटर होगी तो प्रिफर्ड रहेगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिवर्सिटी में नहीं पूछता है, ये कंपटीशन में जरूर से पूछता है, गेट के पेपर में पूछ चुका है ये कंडीशन, ट्रैप करने के लिए। बहुत सारे बच्चे इक्वल टू 2 VM को टिक करके आ गए थे, ठीक है। इक्वल टू 2 VM वहां पे राइट आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल कंडीशन का डायोड ड्रॉप जो है उसको भी लेना पड़ता है आपको साथ में, उसको मिला करके सेफ्टी मार्जिन बनती है और पीआईवी ऑफ डायोड को उस सेफ्टी मार्जिन से ग्रेटर रहना चाहिए, मतलब इस मार्जिन से ग्रेटर रहना चाहिए, तब वो जाके सेफ मार्जिन में आता है, तब वो डायोड का इस्तेमाल करना सही रहता है वहां पर, ठीक है। सो दिस इज इट, ये कंडीशन बहुत काम की है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैंने बोला ना कि ये लेक्चर्स में स्पेसिफिकली मैं वो सारे चीजों को इंक्लूड करते जा रहा हूं जो यूनिवर्सिटी के अलावा कॉम्पिटिटिव के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनको भी कहां पे किस पॉइंट पे स्ट्रेस देना है वो बताते जाऊंगा मैं, ठीक। चलो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है TUF, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर इस बार कितना % यूटिलाइज हो पा रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी VA रेटिंग थी उसका कितना % हम लोग DC आउटपुट के फॉर्म में ले पा रहे हैं, DC आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसी को TUF बोलते हैं, ठीक है। तो TUF इज गिवन एज DC पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय AC रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, AC रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, ठीक है सर। इसको ऐड कर दें आपके नोट्स में, वैसे तो ये है आपके पास ऑलरेडी, हाफ वेव में जो लिखे हैं सेम डेफिनेशन है यहाँ पर भी, बस वैल्यू क्या निकल के आती है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर 8 है ना, TUF, फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए। तो हमको पता है कि TUF जो होता है दैट इज PDC अपॉन VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी का VA रेटिंग। चलिए सबसे पहले तो PDC लिख लीजिए, क्या है वो तो आपके पास है पहले से, DC पावर तो कैलकुलेट किए थे, तो एक दो बार कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखिए यहाँ कहीं पे कैलकुलेट किए होंगे इससे जस्ट पहले। PDC इज 4 VM² अपॉन पाई स्क्वायर R, 4 VM² डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू R। तो इसको दोबारा निकालने में कोई मेहनत नहीं करना है, बस एक ही चीज पे फोकस करना है, VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, ये फाइंड करना है हमको, एपरेंट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, S इन VA इज इक्वल टू V इंटू I, VRMS इंटू IRMS, दोनों सेकेंडरी के टर्म में होने चाहिए, ये बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। हाँ जी सर, दोनों सेकेंडरी के टर्म में ही रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझको बताइए IRMS निकालने के समय बहुत ध्यान रखना होगा। VRMS तो चलो ठीक है, VRMS तो आप बता लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। IRMS इज मेन, VRMS की वैल्यू तो Vm/√2 है, ठीक है, किसके लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल। करंट क्या पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लो हो रहा है क्या, एक डायोड एट अ टाइम IRMS पूरा नहीं कंडक्ट कर रहा है, हाफ ही साइकिल के लिए चल रहा है, मतलब 0 से अगर मेरा थीटा पाई के बीच में है देन I0 इज गिवन एज Im sin थीटा, ठीक। लेकिन अगर इसी थीटा को मैं पाई से लेके 2 पाई के बीच में चेक करता हूं तो मुझको I0 वहां कितना मिल रहा है, 0, कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, एक सिंगल डायोड का कंडीशन भी अगर मैं लेता हूं तो, ठीक है। RMS करंट फॉर ईच वाइंडिंग में पूछ रहा हूं, RMS करंट फॉर ईच हाफ वाइंडिंग। अब यहां ट्रांसफॉर्मर 2 हाफ में ना, तो आपको 2 हाफ के हिसाब से स्टडी करना पड़ेगा। तो एक हाफ में RMS करंट मुझको इस पाई से 2 पाई के रीजन में कुछ नहीं मिल रही है, 0, ओनली 0 से पाई के बीच में ही RMS करंट मिलेगी। तो अगर मैं लिखता हूं सेकेंडरी हाफ की, सेकेंडरी साइड
हाफ पोर्शन ऑफ द वेव की आरएमएस वैल्यू अगर मुझको फाइंड करनी है तो कैसे निकालूंगा? चलिए इसका आरएमएस निकालने का जो बेसिक तरीका उसी से सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एंड दिस विल बी Im साइन थीटा डी थीटा, इस पूरे का स्क्वायर भी लिखना होगा साथ में। ये एक्सप्रेशन बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमको पता है 0 से पाई के लिमिट में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं तो ये कितनी वैल्यू देता है? ध्यान रखिएगा एक्सप्रेशन क्या है, 0 से पाई का है। जब 0 से 2 पाई होता था तो एक्सप्रेशन में क्या आता था? पाई आता था। यहां क्या आएगा? हाफ हो जाएगा इसका। दिस विल लीड टू पाई/2 वैल्यू। अच्छा ये होता है। सो देयरफॉर वी विल गेट सेकेंडरी हाफ का आरएमएस कितना देगा सर? ये इससे वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 पाई। इस पूरे की वैल्यू कितनी आई? Im तो है ही साथ में, इस पूरे की वैल्यू आई पाई/2। पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, Im²/4 बचा। सो दिस विल गिव इट द वैल्यू Im/2, सेकेंडरी हाफ साइकिल की आउटपुट। अब समझे आप, तो यहां पे IRMS ना आप Im/2 लिखिएगा, Im/√2 मत लिख दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे गलती करते हैं और इसी पॉइंट पे अगर मिस्टेक कर दिए तो पूरा TUV का आंसर गलत आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का, TUF का। ठीक, तो इस वजह से ये पूरे डेरिवेशन में इसीलिए करवा रहा हूं। Im/2 आता है, Im/√2 नहीं आता है। किसके लिए? सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, उसके हाफ पोर्शन की RMS वैल्यू है ये। डन, चलो ठीक है। VRMS है अपने पास ऑलरेडी, बस तो अब एपरेंट पावर निकाल लेते हैं जल्दी से। क्या चीज हमको और फाइंड करना था? RMS वोल्टेज भी फाइंड करना था ना। ठीक ठीक है, ठीक है। हाफ पोर्शन के लिए भी वो वही Vm/√2 ही रहेगा वोल्टेज के केस में। सो VA ऑफ हाफ पोर्शन, VA रेटिंग फॉर हाफ पोर्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर should be equal to VRMS of half portion into IRMS of half portion of secondary winding, है ना। तो ये VA की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए VRMS of half portion क्या था? Vm/√2 था, into IRMS क्या आया? Im/2 आ गया। Im को मैं Vm के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है, इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फिलहाल क्या बन रहा है? एक्सप्रेशन बन रहा है सर Vm Im/2√2। और सर अगर यही कंप्लीट साइकिल के लिए पूछ लिया तो कंप्लीट साइकिल मतलब पूरे कंप्लीट आउटपुट के लिए सेकेंडरी का अभी आधा आधा करके निकालें हम लोग ये वैल्यू। अगर मैं लिखता हूं फॉर कंप्लीट सेकेंडरी, अब सेंटर टैप को हटा देता हूं, सेंटर टैप 50-50% में डिवाइड किया था ना इसको, तो अब कंप्लीट सेकेंडरी के लिए अगर मैं देखूं तो कुछ नहीं करना है, 2 टाइम्स ऑफ दिस VA। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस VA। हाफ वाला जो VA था इसका 2 टाइम्स कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू Vm Im/2√2। 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्सप्रेशन बचा Vm इंटू Im/√2। बताइए Im को क्या लिख सकते हो? Im को Vm/R भी तो लिख सकते हो आप। Im कैन बी रिटन एज Vm/R, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो एपरेंट पावर रेटिंग जो है वो फिलहाल आई Vm Im/√2। अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। चलिए अब TUF फाइंड करते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का एक्सप्रेशन था मेरे पास PDC डिवाइडेड बाय SAC, ठीक है, सेकेंडरी साइड की ट्रांसफॉर्मर रेटिंग। तो PDC की वैल्यू तो थी अपने पास पहले से, देखिए कितनी थी। PDC की वैल्यू यहां कहीं पे लिखे होंगे हम लोग, है ना। VA रेटिंग हो गया 20, हाँ ठीक है, यहां पे लिखे हैं PDC 4Vm²/π²R, 4Vm² डिवाइडेड बाई π² इंटू R, ठीक है, डिवाइडेड बाई SAC कितना निकल के आया? SAC निकल के आया Vm Im/√2, √2 डिवाइडेड बाई Vm Im।
तो Vm से Vm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा यहां से, कितना बचा भाई 4 Vm या 4√2 इंटू Vm डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा पाई स्क्वायर R इंटू Im, यही हुआ ना। Im को क्या लिख सकते हो, Im को आप लिख सकते हो Vm बाई R, पुट कर दीजिए, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का एक्सप्रेशन आया आपके पास 4√2 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर इंटू R इंटू, देखिए Im के जगह पे मैंने यहां पे पुट किया Vm बाई R और ऊपर पहले से Vm था, तो ये दोनों Vm कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों R कैंसिल आउट हो गए। क्या एक्सप्रेशन बचा आपके पास 4√2 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को, देन यू विल गेट ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 4√2 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 4√2 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 57% आना चाहिए। सो एक्सप्रेशन इज 4√2 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर। कैल्सी में देखिए मैंने पुट किया 0.573159, लंबी सी वैल्यू आ रही है 0.573। ठीक है, सो आई कैन से ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज नियरली 0.573 और 57.3%। तो इस बार 57% ऑफ सेकेंडरी वीए रेटिंग ऑफ जो हमारी सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर थी, उसकी जो वीए रेटिंग थी सेकेंडरी की, उसका 57% हिस्सा कन्वर्ट कर पा रहे हैं हम लोग एज अ पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। यही इस बात का मतलब होता है, यही इस समरी का कंक्लूजन है फाइनली। ठीक है सर, हाफ वेव में कितना आया था, हाफ वेव में आपको याद है कितना आया था, 0.28 के आसपास कुछ आया था। हाँ, 28% के लगभग कन्वर्जन हो पा रहा था। सो अगेन दिस इज बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर को हम लोग इस लेवल पे यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे थे, तो इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर करने से ये कुछ एडिशनल एडवांटेजेस हमको मिल गए। अब यहाँ ये तो था लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, ये टोटल जितने भी 8-9 पॉइंट्स हम लोगों ने आज कंपेयर किए, इससे जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, फाइनल जो समरी बनती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारा डेरिवेशन हो गया आज। ठीक है, ये सब एक के पीछे एक सब डेरिवेशन चल रहा था, 8वां पॉइंट था ये TOF का। चलिए बढ़िया, समराइज करें पूरा चीज जो आज की क्लास में पढ़े, चलिए आपको बताते हैं। तो सर फाइनल समरी क्या है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो देख लिए, आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या सी होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है F out इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F in, 2 टाइम्स ऑफ F in हो जाती है। लिख चुके हैं इस चीज को ऑलरेडी, तो इसको हटा देता हूं मैं। चलिए फाइनल कंक्लूजन देख लीजिए यहां से, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके नोट्स का पार्ट है। समरी ऑफ फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर। सर्किट टाइप देखेंगे तो 2 डायोड यहाँ पे यूज होता है प्लस सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। ठीक है, आउटपुट डीसी वोल्टेज का एवरेज क्या निकल के आया, 2 Vm अपॉन पाई निकल गया है। ठीक है सर, आउटपुट आरएमएस वोल्टेज क्या मिला हमको, Vm बाई √2, क्या मिला Vm बाई √2। ठीक है, या फिर Im बाई √2, इस फॉर्म में हमको आउटपुट दिखता है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या निकला सर 1.11। ठीक है, रिपल फैक्टर कितना निकल के आया 0.482, कितना आया 0.482 का रिपल फैक्टर निकल के आया। अच्छा सही बात है, ये रिपल फैक्टर अगर 0.482 निकल के आ रहा है तो ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है 0.573। चलो ठीक है भाई, रिपल फैक्टर हाफ वेव से कम है, अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन हाफ वेव से ज्यादा हो रहा है, और ये और उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी आई सर 81.2% की एफिशिएंसी, हाफ वेव में कितनी आई थी 40% के आसपास थी, 81% यूज कर पा रहे हैं इस बार हम लोग ओवरऑल सर्किट को। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना आया 2 टाइम्स ऑफ Vm पर डायोड, ध्यान रखिएगा एक डायोड के लिए है ये PIV, 2 टाइम्स ऑफ Vm। चलो ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2f, डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी है, और नेचर ऑफ आउटपुट क्या है, अभी भी पल्सेटिंग डीसी आ रहा है,
लेकिन कंपैरेटिवली हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा स्मूथ है। कैसे पता चला सर आपको कि हाफ वेव से स्मूथ है? इसीलिए क्योंकि रिपल फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव से कम है। रिपल जितना कम होगा उतना स्मूथन आउट डीसी, पल्सेटिंग जरूर होगा लेकिन उतना स्मूथ होगा। ठीक है, हाफ वेव से कंपेयर करना है क्या? चलो हाफ वेव से आपको एक बढ़िया सा कंपैरिजन देता हूं मैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ एक बढ़िया सा कंपैरिजन टेबल है, समझ लेते हैं इसको। हाफ वेव से तुलना करें तो वहां एक डायोड यूज होता था, लेस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट थी। यहाँ 2 डायोड यूज हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उससे कंपैरेटिवली ज्यादा हुई कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कोई भी सेंटर टैपिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, यहाँ पे सेंटर टैपिंग रिक्वायर्ड है। ओके ठीक है, आउटपुट डीसी वोल्टेज वहां पे वीएम बाई पाई था, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ वीएम बाई पाई है। आरएमएस वोल्टेज क्या था? वीएम बाई 2, और यहाँ पे वीएम बाई रूट 2 है। फुल वेव में वीएम बाई रूट 2। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या आया? 1.57 हाफ वेव में, यहाँ क्या आया फुल वेव में? 1.11। ओके सर, रिपल फैक्टर देख सकते हैं आप, वहां पे 1.21 था, यहाँ पे फैक्टर कंट्रोल में है, 0.48 ही है केवल। ठीक है भाई, TUF कैसा है? 0.286 यानी 28%, 28.6% ही ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे 57% है। ठीक है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 57% के आसपास। ठीक, एफिशिएंसी 40% थी हाफ वेव में, फुल वेव में 81.2% है। पीक इनवर्स वोल्टेज वहां केवल वीएम था, यहाँ डायोड स्ट्रेस जो है वो ज्यादा है, 2 टाइम्स ऑफ वीएम है पर डायोड। ओके, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वहां पे एफ थी, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो नेचर ऑफ आउटपुट कैसा था? हाफ वेव में रिपल्स ज्यादा थे, लेस डीसी कंपोनेंट था, यहाँ पे स्मूथ है और बेटर डीसी कंपोनेंट है इन द फुल वेव सेंटर टैप। प्रैक्टिकल यूज क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर को रेयरली यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर को कॉमन इन डीसी पावर सप्लाईज, डीसी पावर सप्लाईज में कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। फिल्टर को अलग से बताऊंगा मैं आपको जब ब्रिज सर्किट कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका फिल्टर बताऊंगा कि फिल्टर्स में कैपेसिटर क्या करता है और कैसे वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के सेशन को अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सभी सेशन को। कोशिश करूंगा इन वीडियोस को जितना हो सके छोटे से छोटा रखने का, लेकिन कंटेंट पूरा का पूरा आप तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए नई क्लासेस आने वाली है जिसका अनाउंसमेंट संडे को होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, मजा आने वाला है। चैनल पे खूब सारी एक के बाद एक अच्छी अच्छी कंटेंट्स आपके लिए आएगी। टेक केयर एंड जय हिंद, कीप वॉचिंग, थैंक यू।